सर, सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए किसी एस्पिरेंट को अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे करनी चाहिए? सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की जर्नी अगर कोई बिगनर है जो स्टार्ट कर रहा है तो उसको कुछ 3-4 फंडामेंटल चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि अगर उसको सिविल सर्विसेज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है या उसके घर में किसी भी तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं है तो उसको ऑल ऑफ सडन इंटरनेट पे जंप नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर जो बिगनर्स होते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि वो इंटरनेट पे जंप करके और बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोस देखने लगते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ और बहुत सारे जो है प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने लगते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो एक जंक हो जाता है इंफॉर्मेशन का, और वो इतना ज़्यादा जंक हो जाता है कि वो स्टूडेंट चूँकि बिगनिंग स्टेज में है तो वो कंफ्यूज सा हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास आ रहा है उसमें से कितने इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक हैं या करेक्ट है। तो पहली चीज़ जो अवॉइड करनी चाहिए वो ये करना चाहिए कि इस प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में ही जाके और बहुत सारे स्ट्रेटजी या टॉपर्स के वीडियो को देखने से बचना चाहिए। हाँ, आप अगर एक दो कोई स्पेसिफिक वीडियो देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड को चेक करिए। लेट्स से कि आपका जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग से है या आप बीकॉम है या आपने तुरंत 12th पास किया है और आपका जो परसेंटेज या आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस रहा है, अगर उससे मिलते जुलते किसी टॉपर की वीडियो अगर आपको दिख जाती है तो वो शायद थोड़ी बहुत हेल्पफुल आपको हो सकती है। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए कि इस केस में आपको किसी अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूट के पास जाना चाहिए और इंस्टीट्यूट के अंदर जाके, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंस्टीट्यूट के पास आना चाहिए, आपको एटलीस्ट 3 या 4 इंस्टीट्यूट विजिट करना चाहिए और वहाँ पे जो अच्छे मेंटर होते हैं उन अच्छे मेंटर से मिलके और इस पूरे प्रोसेस के बारे में चर्चा करना चाहिए। सर, कि एक क्वेश्चन ये आता है कि एस्पिरेंट को कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा मेंटर है कि नहीं, क्योंकि वो तो अभी बिगिनर है। देखिए, होता क्या है कि जब आप तैयारी करने का डिसीजन ले रहे हैं और आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे लखनऊ या मुझे दिल्ली या इलाहाबाद या आपकी अपनी खुद की सिटी से मुझे अब ये तैयारी करना है, तो उस सिटी के अंदर निश्चित रूप से 4 या 5 इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होती है कि भाई XYZ ये इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से सिविल सर्विसेज की तैयारी होती है। तो आप उन इंस्टीट्यूशन में 1 बाय 1 विजिट करें, ठीक है? और वहाँ विजिट करने के बाद आप वहाँ का जो चीफ मेंटर है या वहाँ के जो सीनियर फैकल्टी हैं, आप उनसे मिलिए। आप पहले देखिए कि वो आपको कितना समय दे रहा है, और चूंकि आपने 12th पास कर लिया है या ग्रेजुएशन पास कर लिया है तो आपके पास इतना मिनिमम विजडम आ जाता है कि जो वो टाइम दे रहा है और जो वो तरीका बता रहा है उस तरीके से आपको समझ में आने लगेगा कि ये जो आदमी बात कर रहा है वो कितना ऑथेंटिक है और वो वाकई ऑथेंटिक है भी है नहीं है, या उसके पास वो कैपेसिटी है भी या नहीं है। तो आप जब 4 या 5 इंस्टीट्यूट में जाएंगे, 3-3, 4-4 दिन का आप टाइम देंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि टीचर आपको सिलेबस के बारे में बताएगा, पिछले साल के पेपर के बारे में बताएगा, NCERT के रूल के बारे में आपको बताएगा, लेकिन जो वो बता रहा है उसमें आपको ये कोई प्रोसेस इस्टेब्लिश करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आई मीन कि अगर आप बोल रहे हो कि सर मेरा जो है 2 साल में इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का टारगेट है, तो आपको वो 2 साल के लिए आपको ब्लूप्रिंट बना के दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आपको वो रोड मैप बना के दे रहा है कि दे रहा है कि आप अगले 1 महीने में आपकी जर्नी कहाँ होगी, उसके 2 महीने बाद आपकी जर्नी कहाँ होगी, उसके बाद आपकी जर्नी कहाँ होगी। तो उन डिस्कशन के बाद आप काफ़ी हद तक ये कंक्लूड कर पाएंगे कि मैं जिस इंस्टीट्यूट से बात कर रहा हूँ, जिन लोगों से बात कर रहा हूँ वो कितना जेन्युइन है। आपको 2-3 इन्फॉर्मेशन और निकालने होंगे उस इंस्टीट्यूट से। दूसरा इन्फॉर्मेशन आपको ये निकालना चाहिए कि उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले फैकल्टी कैसे हैं, उन फैकल्टीज़ के प्रोफाइल किस तरह के हैं। आई मीन उन फैकल्टीज़ के पास इस फील्ड में एक रिच एक्सपीरियंस है कि नहीं है, उन्होंने खुद ये जर्नी तय की है या नहीं की है, और ये पता लग जाता है। आप जब उस इंस्टीट्यूट के 1-2 बच्चों से बातें करेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जिस इंस्टीट्यूट को में आप पता करने जा रहे हैं उस इंस्टीट्यूट में बैच के साइजेज क्या है। अब जैसे बैचेज के साइज की अगर बात करोगे तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं
जो एक बैच के अंदर 100 बच्चे पढ़ा रहे हैं, 150 बच्चे पढ़ा रहे हैं। आइडियली अगर स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो की आप बात करेंगे ऑफलाइन कोचिंग के अंदर, तो एक बैच की साइज 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए है सो दैट कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में आप ऑफलाइन कोचिंग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि आपका प्रॉपर इंटरेक्शन इस्टेब्लिश हो पाए। अगर आपका इंटरेक्शन ही नहीं इस्टेब्लिश हो पा रहा है, आप टीचर से अपने सब्जेक्ट के बारे में या अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बात ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ऐसे ऑफलाइन का क्या मतलब? फिर तो आप ऑनलाइन ही कर लो ना, जो कि फैटल हो सकता है आपके लिए। तो आपको ऐसे इंस्टीट्यूट को भी चुनना होगा जिसमें अच्छे फैकल्टी हो, अच्छे मेंटर हो, वहाँ के मेंटर और फैकल्टी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो, उनके पास एक वेल इस्टेब्लिश्ड प्रोसेस हो, उनके पास एक अच्छा कंटेंट हो, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एक लिमिटेड बैच साइज हो जिसमें जो फैकल्टी है वो बच्चे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सके। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन और है कि बच्चे कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं और 2-3 महीने बाद उनको रियलाइज़ होता है कि उनकी प्रिपरेशन वैसे नहीं चल रही, तो अब उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? उनके तो पास भाई, सर्टेन प्रेशर आप होता है, आप सबसे पहला का काम भी थोड़ा सर पड़ता है कि अब दोबारा हम फीस नहीं दे सकते। नहीं, तो आप सबसे पहला काम तो ये करो कि चाहे आप किसी भी कोचिंग में जाओ, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, आप वन टाइम में सारा पैसा मत दो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे कोई भी कोचिंग हो, आप उसको 1/3 या 1/4 दीजिए। आपको 2 या 3 महीने में एक बार समझ में आ जाएगा कि जिस कोचिंग में आप काम कर रहे हैं वो कोचिंग कितनी जेन्युइन है, उसके पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन में जो मेंटर है या जो टीचर है वो कितना टाइम देने को तैयार है। तो इन चीज़ों से धीरे धीरे आपको 2 या 3 महीने में आइडिया लग जाएगा। तो आप अगर वहाँ से विड्रॉ करना चाहते हो या वहाँ से अगर आप वापस जाना चाहते हो, तो आपके वापसी में आपका ठीक है, अब टाइम तो अगर 1-2 महीने आपका लॉस हो गया तो वो नहीं भरपाई की जा सकती, पर एटलीस्ट आपका मॉनेटरी लॉस तो नहीं होगा। इसमें सर एक चीज़ और है कि कई बच्चों के साथ ऐसा देखा गया है कि 2-3 महीने के बाद जब वो कोचिंग से डिसअपॉइंटेड होते तो वो पूरी तरीके से आइसोलेट हो जाते, वो किसी का गाइडेंस लेना ही नहीं चाहते और उनको लगता है कि कोचिंग तो हमने करके देख लिया, अब हम खुद से करके देखते, तो वहाँ पे कई इश्यूज बाद में आ जाते। उस पे देखिए, करना तो खुद से ही है। एक बात ये भी है कि अगर आप स्टडी की बात करेंगे तो बच्चे कई बार मुझसे आते हैं और कई बच्चे मुझसे बोलते हैं सर हमें तो सेल्फ स्टडी करना है। भाई, स्टडी तो सेल्फ ही होती है, तुम्हारी जगह कोई और नहीं पढ़ेगा। तो पहली बात तो ये नोट करके रख लो कि स्टडी हमेशा सेल्फ होती है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी एक इंस्टीट्यूट के पास जाके अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा तो दूसरे इंस्टीट्यूट में आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। ये कभी भी ज़रूरी नहीं होता है। आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में गए और अगर आपका एक्सपीरियंस ठीक नहीं लगता है तो आप दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके पता कर सकते हैं। ये कुछ इसी तरीके से होता है कि कई बार जो है वो बीमारी और दवाई का मिलन नहीं होता है, तो ज़रूरी नहीं होता है कि वो जो बीमारी है वो क्योर ही नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आप जिस डॉक्टर के पास गए हो उस डॉक्टर ने आपकी बीमारी सही डायग्नोस ना की हो। भाई देखिए, होता क्या है, होता ये है कि जितने भी स्टूडेंट इस प्रिपरेशन में आते हैं, और सिर्फ इसी प्रिपरेशन में नहीं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, जुडिशियल सर्विसेज हो, IIT हो, कैट हो, जितने भी रेपुटेड एग्ज़ाम होते हैं दुनिया में, उसमें जितने भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देने आते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग द यूनिक सेट ऑफ क्वालिटी। वो अपने आप में ना यूनिक होते हैं। दे हैव देयर ओन लेवल ऑफ स्ट्रेंथ, दे हैव देयर ओन लेवल ऑफ वीकनेसेस, उनकी अपब्रिंगिंग, उनका जो बायोलॉजिकल ग्रोथ हुआ है वो डेफिनेटली बाकी लोगों से अलग हुआ है। तो अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं जो इंस्टीट्यूट आपके साथ 1-to-1 कनेक्ट होके, इंडिविजुअल लेवल पे कनेक्ट होके और आपके स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करती है, आपके स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करती है, उसको एक्नॉलेज करती है। हो सकता है उसके लिए वो आपका कोई टेस्ट कंडक्ट करे, साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट करे, कुछ नॉलेज बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करे, और ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर वो आपके स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करता है, आपके वीकनेसेस को स्पॉट करता है और फिर उसके हिसाब से आपको एक कस्टमाइज प्लान बना के देता है, तो आप फिर समझ लीजिए कि आप एक बेहतर जगह पे हैं। इसमें सर एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा आपसे कि कई बार आजकल के दौर में ये देखा गया है कि एडिटेक कंपनीज़ हैं और बहुत कम
फ़ी पे वो एडमिशन कराने को बोलते हैं। तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि भाई अगर फला कोचिंग 30,000 में मुझे पूरा फाउंडेशन कोर्स करा रही, तो एक कोचिंग जो 1 लाख या 1.5 लाख चार्ज कर रही है, उसके पास क्यों जाए? तो वो कन्फ्यूज़न की स्टेट में होते। देखो यार, अगर इस क्वेश्चन का जवाब पूछोगे तो मेरे ऊपर केस भी हो सकता है। मतलब एडटेक वाले बैठे हुए हैं, वो धाए-धाए पेपर फेंक देंगे वहाँ से। तो इसका अगर ऑनेस्ट आंसर पूछोगे तो 2-3 आंसर हैं इसके। मैं ऑल टुगेदर कभी ये नहीं कहूँगा कि सारी एडटेक ख़राब होती है। देखो, एडटेक कंपनी का जो इस्टेब्लिशमेंट है और उसका जो पूरा का पूरा मॉडल है एडटेक कंपनीज़ का, तो वो एक उसके कोर में बिजनेस है, उसके कोर में एकेडमिक्स नहीं है। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो कोर है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है। तो आपको वो कभी भी एक स्टूडेंट की तरह नहीं देखेगी, बल्कि वो आपको एक कस्टमर या क्लाइंट की तरह देखेगी, राइट? तो उसको ये लगेगा कि भाई मुझे अपनी चीज़ सेल करनी है, और सेल करने के लिए उसे फोर्स लगाना पड़ता है। तो फोर्स लगाने के लिए वो प्राइस को रिड्यूस कर देते हैं, राइट? अब चूंकि एकेडमिक उनका कोर नहीं है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप बहुत सारे एडटेक में देखेंगे, जितने भी एडटेक कंपनियां हैं, मोस्ट ऑफ द एडटेक कंपनी में आप देखेंगे कि वहाँ पे जो मैनेजमेंट में काम करने वाले लोग हैं या जो काउंसलिंग में काम करने वाले लोग हैं, वो होटल बैकग्राउंड से आए हुए हैं। कोई ओयो का है तो कोई ओला कंपनी से आया हुआ है, कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी से आया हुआ है। उनको हाई पैकेज ऑफर हुआ और वो वहाँ आके काम करने लगे। तो उनका जो परसेप्शन है या उनका जो बच्चों को देखने का नजरिया है, वो एक कस्टमर की तरह है, वो एक स्टूडेंट की तरह नहीं है। तो वो आपके ऑब्जेक्टिव के साथ कनेक्ट नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव है एग्जाम निकालना, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव एग्जाम निकलवाना नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव है आपकी जेब से पैसा निकलवाना। तो इसलिए बोला था ना कि सब फूक देंगे, ऐसा मत पूछा करो। तो उसका ऑब्जेक्टिव है तुम्हारे जेब से पैसा निकालना, वो निकाल लिया। अब उसको पता है कि अगर वो ऑफलाइन कोचिंग जो चल रही है, जो ट्रेडिशनल मॉडल में चल रहा है, जैसे कोचअप आईएएस चल रहा है कि वो एक बैच में 35 बच्चा पढ़ाता है, अगर उस मॉडल पे वो पढ़ाएगा तो 35,000 में पढ़ा ही नहीं पाएगा। तो वो कभी वो जो है 30,000 35,000 में पढ़ा ही नहीं पाएगा। वो हम लोग की तरफ फीस चार्ज करेगा, थोड़ी ज़्यादा फीस चार्ज करेगा। उसको पता है कि वो ज़्यादा चार्ज फीस बच्चा नहीं देगा, तो उसको लगता है कि यार जितना निकल जाए उतना निकाल लो। अब वो जितना निकल जाए उतना निकाल लो के चक्कर में तुम्हें लुभावने ऑफर देता है, तुम लुभावने ऑफर में पहुंच जाते हो। 3 महीना बाद तुम्हें पता चलता है कि तुम तो टंग गए, तुम्हारी तो जो है हो गई, लंका लग गई। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप पहले अपने गार्जियन को आपने कन्विंस करा कि नहीं वो तो बहुत अच्छा है। आपका गार्जियन बोल रहा है कि नहीं, तुम किसी अच्छे कोचिंग में चले जाओ, किसी ऑफलाइन कोचिंग में चले जाओ, वो अच्छी कोचिंग है। आप नहीं जा रहे हो कि नहीं वो तो हम तो वहीं जाएंगे, क्योंकि उसने बहुत सोसेबाजी करी है इंटरनेट पे आके, बहुत प्रमोशन करा है इंटरनेट पे आके। तो उन सब चीज़ों में आप ट्रैप हो जाते हो, और ट्रैप होने के बाद तब जब आप वापसी करना चाहते हो तो कई बार वो मौका नहीं मिलता है, कई बार गार्जियन रिफ्यूज कर जाता है। लेकिन इस तरह का भी अगर कोई केस हो या इस तरह की भी कोई परेशानी हो, तो मैं बहुत सिंपली बोलता हूँ कि आप मेरे पास कोचिंग करो या ना करो, लेकिन मेरे दरवाजे उन स्टूडेंट्स के लिए हमेशा खुले हुए हैं जो ये फील करते हैं कि वो या उनका जो टाइम है वो किसी कोचिंग में जाके ख़राब हो गया, किसी एडटेक में ख़राब हो गया, तो वो मेरे पास आए, मुझसे बात करें। वो मेरी कोचिंग ना ज्वाइन करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उनको सही प्रोसेस इस्टेब्लिश करके दे दूंगा, वो जाए खुद से करें। और सर मॉनेटरी टर्म्स में अगर वो ज्वाइन करना चाहता है तो हो सकता है कि मैं उसके नुकसान का 50% भरपाई कर दूं, मैं अपने फ़ी में कंसेशन दे दूं। बट डिपेंड्स ऑन, ये पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करती है कि जो स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है उस स्टूडेंट के अंदर वो जेन्युइन ओरिजिन है कि नहीं है। जेन्युइनली अगर मैं उसको कोई कंसिडरेशन देता हूँ तो क्या वो परफॉर्म करने के लिए रेडी है, क्या वो उस ऑब्जेक्टिव को कैरी कर रहा है, या उसको सिर्फ फीस ही छुड़ाना है हर जगह जाके। तो बहुत सारे एस्पेक्ट को देखते हुए तो ये होता है। तो पहली तो एडटेक की प्रॉब्लम ये है। दूसरी एडटेक की प्रॉब्लम ये है कि इसमें एडटेक का भी दोष नहीं है। एडटेक कंपनियां जो है वो फंडिंग पे रुकी हुई है। मोस्ट ऑफ दी जो एडटेक इस समय चल रही हैं, अभी जैसे आपने न्यूज में सुना कि बायजूस बंद हो गई, अब अगली 2-3 और है जो बायजूस के लाइन में लगी हुई है, नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो मैसेज पहुँच जाएगा जिनको पहुँचना है कि कोई 1000 करोड़ का लॉस दिखा रहा है, कोई 300 करोड़ का लॉस दिखा रहा है, कोई 1100-1200 का लॉस दिखा रहा है। अब 1100-1200 करोड़ का लॉस दिखाओगे तो तुम भी अगले बायजूस हो, क्योंकि तुम्हारा जो
इन्वेस्टर है वो तो भाग रहा है तुम्हें छोड़ के, ठीक है, वो तो कह रहा है नहीं तुम जो रख लियो वो रख लो, कोई बात नहीं हमें नहीं चाहिए, है भैया हम तो चले, हमारी जान छोड़ दो, तो वो भाग रहा है। अब वो भाग रहा है और तुम सस्टेन कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि तुम तो इसको इंडस्ट्री की तरह देख रहे हो ना, तो तुम्हें तो पैसा पंप करना है। अब वो भाग रहा है और तुम फीस इतना कम ले रहे हो कि उस फीस में ठीक से स्टडी मटेरियल भी देना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, आजकल एक और फंडा चला हुआ है एडटेक वालों का, लाइफ टाइम आपको वैलिडिटी देंगे। अरे वो लड़का लेने वाला भी गधा है जो वो वैलिडिटी लाइफ टाइम ले रहा है, और देने वाला भी गधा है जो उसको लाइफ टाइम वैलिडिटी देगा। मतलब तुम लाइफ टाइम प्रिपरेशन करोगे भाई, इसके लिए थोड़े ना आए हो। 2 साल 3 साल में एग्जाम क्लियर करो और इस साइकिल से, इस लूप से बाहर निकलो। क्योंकि अगर 2 साल 3 साल से ज़्यादा लग गया ना, तो कोई अच्छा बेटा या कोई अच्छा जो बाप है अपनी बिटिया का हाथ नहीं देगा तुम्हारे हाथ में। बोलेगा ये तो 4 साल से एक ही काम कर रहा है, तो 2 साल में हो सकता है, ये 5 साल 7 साल से तैयारी में लगा हुआ है, हम क्यों रिस्क ले भाई इस तरह के लोगों के साथ। तो ऐसा मत करिए, ये लाइफ टाइम वाली वैलिडिटी मत लीजिए। बोलो कि भैया 2 साल का अगर प्रोसेस है तो बताओ, 2 साल के बाद 1 साल और लग सकता है, 3 साल का प्रोसेस है तो बताओ, उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये जो फ्री की जो बट रही है पंजीरी, लाइफ टाइम, हाँ पंचवर्षीय योजना, तो तुम खुद ही कर रहे हो कि जाके सरेंडर कर ले रहे हो कि हमको लाइफ टाइम चाहिए। क्यों चाहिए भाई लाइफ टाइम? बिल्कुल नहीं चाहिए, डिनाई करो, हमको चाहिए ही नहीं। हमको ऐसा मॉडल बताइए जिस मॉडल के अंदर मैं 2 साल या 3 साल में अपना फंडामेंटल तैयार करूं, मैं अपना जो है एडवांस लेवल तैयार करूं, मैं उसको रिवाइज करूं, प्रैक्टिस करूं और उसके बाद जो है जाके एग्जाम क्लियर करूं। बस ये 3-4 चीजें हैं। देखो क्या होता है तैयारी में ना, 4-5 चीजें होती हैं। आपको चीजें रीड करनी होती है, आपको चीजें रिवाइज करनी होती है, आपको चीजें रिटेन करनी होती है और रिप्रोड्यूस करनी होती है। तो पूरी कहानी इतने की है कि आपको रीड करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, रिटेन करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए फिक्स अमाउंट ऑफ सिलेबस है। सिलेबस वेल डिफाइन है। अब ओयो होटल वाला तुमको थोड़ा ना बताएगा कि सिलेबस के अंदर से ही एग्जाम में सब कुछ पूछा जाता है। तो वो तो एडटेक ज्वाइन कर लिया क्योंकि उसको 50 लाख का पैकेज मिल रहा है, उसने ज्वाइन कर लिया और वो बेच रहा है अलग अलग पैकेज बना के। जैसे होटल में ऑफर देता है ना कि इस वाले सीजन में ये ऑफर है, उस वाले सीजन में ये ऑफर है, वही एडटेक वाले उन्हीं को पकड़ के रखे हैं कि भैया आज जो है खरीद लो, तो तुमको आज बुकिंग कर लो तो इतने पे ऑफर हो जाएगा। तो ऑल रबिश। तो आप कभी नहीं समझ पाओगे कि इस पूरे एग्जाम का डोमेन क्या है, ये पूरा इकोसिस्टम एक एस्पिरेंट से क्या चाहता है, और ये पूरा जो एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो पूरा एक डोमेन है, मैं इसको डोमेन बोलता हूँ, मैं इसको सेक्टर भी नहीं बोलता हूँ, मैं इसको इंडस्ट्री भी नहीं बोलता हूँ। इंडस्ट्री थोड़ा नया है, एजुकेशन को इंडस्ट्री बोलना, एजुकेशन को सेक्टर बोलना, और बच्चों को कस्टमर या क्लाइंट बोलना, और अपने टीम को जिसमें काउंसलिंग को बैठा रहा है उसको सेल्स टीम बोलना, ये घनघोर पाप है। ये अगर कोई कर रहा है और ऐसा टर्म अगर सुन लो कि किसी वेबसाइट पे लिखा हुआ है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी उस पे लिखा हुआ है, तो जिंदगी में कभी उस जगह पे मत जाना, क्योंकि वो तुमको क्लाइंट और कस्टमर समझ रहा है। जो इंस्टीट्यूट आपको एस्पिरेंट समझे, आपके जो एग्जामिनेशन है उसको वो एजुकेशन का डोमेन समझे, वहां पहुंचो, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव एग्जाम निकलवाने का है और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम निकालने का है। दोनों एक जगह पे जाके सिंक कर रहा है, दोनों एक जगह जाके मिल रहा है, तो वो वैल्यू है, वो वैल्यू बेसिक वो कैरी कर रहा है जिस वैल्यू को आपको एक्वायर करना है। तो उसका वैल्यू है कि एग्जाम निकलवाना है और तुम्हें वही एक्वायर करना है, तो वो वैल्यू सिंक हो रहा है। तो वहां जाओ ना यार, क्यों जाओगे ऐसे जगह पे फंसोगे। तो देखो एडटेक की बड़ी कहानी है, इसके ऊपर जो है पूरा का पूरा एक जो है मतलब समझ लो कि पूरा एक दिन का जो है शास्त्रार्थ हो सकता है इसके ऊपर, इसमें सर तो ट्रैप है कुल मिला जुला के। मैं समझता हूँ कि आप जो है ऑथेंटिक कोचिंग्स को चुनिए और वहाँ पे जाने की कोशिश करिए। सर अपने पूरे डिस्कशन को अगर हम लोग समराइज करें तो क्या 3 पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके बेसिस पे किसी भी एस्पिरेंट को चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए? देखिए, अगर आप समराइज करने की बात करेंगे तो समराइजेशन में ये चीज़ आएगा, पहली चीज़ कि जब आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इंटरनेट से ज़्यादा फिजिकल कोचिंग और जो अच्छे मेंटर हैं फिजिकल, उनसे जाके मिलने की कोशिश करिए। दूसरा, कोचिंग में जाने के बाद कुछ चेकलिस्ट बना के रखिए। मैं बोल दे रहा हूँ, चेकलिस्ट बना लीजिए। कोचिंग में सबसे पहला देखिए कि वो कोचिंग कितनी पुरानी है,
एटलीस्ट 5 साल पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि आज पता नहीं होता, आज हर गली में एक नया खुलता है, एक नया बंद होता है। तो देखिए कि कम से कम कोचिंग सीजनड है, 5 साल पुरानी है। तो पहली चीज़ कि इंटरनेट पे ज़्यादा रिलाई मत करिए। दूसरी चीज़ कि कोचिंग का एज चेक करिए, मिनिमम 5 साल का एज होना चाहिए कोचिंग का। तीसरी चीज़ कि आप देखिए कि वहाँ पे जो फैकल्टी है उनका प्रोफाइल कैसा है, वो टीचर कैसे हैं, आपके साथ कितना टाइम दे रहे हैं, क्या वो प्रोसेस इस्टेब्लिश करके आपको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। चौथा, आप कंटेंट मांगिए। आप मांगिए कि सर आप कौन कौन से बुक्स चलाते हैं, आपके पास क्या कंटेंट अवेलेबल है। पांचवी चीज़ कि स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो ऑप्टिमम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और छठवां और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उसके पास जो टॉपर्स लगे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो ऐसे टॉपर्स को लगा के बैठा है जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है सब। तो अगर टॉपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हो तो देखो कि वो टॉपर्स जेन्युइन है कि नहीं। उन टॉपर्स के बारे में जाके एक बार यूट्यूब पे देखो कि उन्होंने इनके बारे में बताया है कि नहीं, इनका कहीं नाम भी लिया है कि नहीं लिया है। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो आप एक बार अगर चेकलिस्ट बना के जाते हो, और कंटेंट, प्रोसेस, फैकल्टी, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो, कुछ टॉपर्स की चीज़ें, तो कोई यार फीस उसमें बहुत सेकेंडरी क्राइटेरिया होना चाहिए। तुम अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाके 75,000 देते हो या 70,000 देते हो और कहीं तुम 40,000 देते हो, तो 1.5 साल या 2 साल के पीरियड में अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए ना, तो कोई बहुत बड़ा कॉस्ट का डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन आप अपनी पूरी लाइफ किसी को देने जा रहे हो, तो पूरी लाइफ जब देने जा रहे हो तो जो फीस का क्राइटेरिया होना चाहिए वो 7वां, 8वां या 10वें पायदान पे होना चाहिए। इस चेकलिस्ट में सबसे नीचे के पायदान पे होना चाहिए। अगर कोई इंस्टीट्यूट आपसे थोड़ा ज़्यादा पैसा लेता है लेकिन आपको वो अच्छी क्वालिटी दे रहा है, अच्छा स्टडी मटेरियल दे रहा है, प्रॉपर क्लासेस दे रहा है, हर वीक में आपका असेसमेंट कर रहा है, आपके असेसमेंट के बाद आपको फीडबैक दे रहा है, उस फीडबैक में आपकी कमियों को दूर करने के लिए जो है वो आपके साथ आके काम कर रहा है, तो ठीक है ना, उसको देंगे, बिल्कुल देंगे। मैं अपने बच्चियों को स्कूल भेजता हूँ तो मैं अच्छे से अच्छे स्कूल भेजता हूँ, भले उसकी फीस महंगे हैं लेकिन उसके प्रोसेस में मुझे भरोसा है तो मैं उनको भेज रहा हूँ। तो देखिए ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप दिमाग में रखिए। तो पहला कि आप एडटेक पे कम भरोसा करिए, दूसरा इंस्टीट्यूट को जो है ठीक से चुनिए, और तीसरा आप खुद अपने मन में ये बैठा लीजिए और ये जान लीजिए कि इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ा रोल आपका है। एप्टीट्यूड आप लगाएंगे, डेडिकेशन आप लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस या मेथड वो कोचिंग देगा। तो 3 चीजें होती हैं, एप्टीट्यूड, डेडिकेशन और तैयारी का प्रोसेस। तो एप्टीट्यूड और डेडिकेशन यानी 2 फैक्टर 60 से 65% आपका रोल होगा, सिर्फ 30 से 35% किसी भी कोचिंग या मेंटर का रोल होगा। तो चूंकि सक्सेस आपका है, फेलियर आपका है, तो आप इसकी आउटसोर्सिंग मत करिए, किसी के हाथ में ले जाके मत फेंकिए। आप सज रहिए, सावधान रहिए और चीज़ों को देखिए, समझिए, उसके बाद चुनिए। तो ये है मेरा। आई होप सर आपने सारे डाउट्स को बहुत अच्छे से एड्रेस किया है बच्चों को। बिल्कुल, और बच्चों से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब पे जहाँ पे ये वीडियो अपलोड करेंगे वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, और आप कमेंट से जो है मुझसे बात कर सकते हैं। आप वहाँ से मुझे डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हैं। यार देखो, कोचिंग करो या ना करो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम सही चीज़ जानते हो कि नहीं जानते हो। और मैं कभी किसी को नहीं बोलता कि तुम कोचिंग करो, ऐसा थोड़ा ना ज़रूरी है। भारत में खाली अर्जुन थोड़े ना पाए गए थे, एकलव्य भी पाए गए थे। तो तुम अगर एकलव्य हो तो अच्छी बात है, कर लो। और अगर तुमको लगता है तुम्हारी पर्सनालिटी अर्जुन और कर्ण वाली है कि तुम्हें गुरु की ज़रूरत है, तो तुम वो भी बन सकते हो। तो पूछने का कोई ये नहीं है, तुम पूछो, मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है तुरंत ना बताऊं, आपको घंटे 2 घंटे बाद आपको रिप्लाई करूं, पर मैं करता हूं रिप्लाई। तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, आप चीज़ें पूछ सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं। तो आप करिए, प्रोसेस को जानने की कोशिश करिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए कि बच्चे इसके बारे में आगे बढ़े और जाने। और सिर्फ यही एग्ज़ाम नहीं, आप कोई भी अच्छे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके डिमांड को और उसके प्रोसेस को डेफिनेटली समझने की कोशिश करिए। क्योंकि बिना डिमांड समझे, बिना उसके एग्ज़ाम के नेचर को समझे अगर आपने पढ़ाई शुरू कर दी, तो आपका जो पढ़ाई है, आपका जो सप्लाई साइड है, वो हो सकता है कि उस डिमांड के साथ मैच ना करे, मिसमैच कर जाए, और उसमें आपका एम्पल ऑफ टाइम नुकसान हो जाए या फाइनेंशियल लॉस भी हो जाए। सो प्लीज़ आप एग्ज़ाम को अच्छे लोगों के साथ डिस्कस करके उसके डिमांड को समझिए और फिर अपने पूरी पढ़ाई की सप्लाई उसी हिसाब से तैयार करिए। तो विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन।
आगे की सेशन में जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा, बात करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे लाइव भी आपके साथ आऊं। मैं पहले ही अनाउंस कर दूंगा और आप मुझसे लाइव आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का भी चैनल है, आप IAS कोच आशुतोष श्रीवास्तव के नाम से सर्च करेंगे या कोच ऑफ IAS के नाम से सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। और यूट्यूब पे भी आप आके मुझसे 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको वो सेशन जब भी करना होगा विल डेफिनेटली अनाउंस दैट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।